नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर, अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट, लेकिन कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं आज 30 नवंबर 2015 को, यानी 30 नवंबर 2015। सबसे पहले कुछ अपडेट के साथ। सबसे पहला अपडेट जो हमारा हर हफ्ते की तरह से होता है कि इस हफ्ते कहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होंगी। आप जानते हैं कि मैं अब फिंचली में हेड ऑफिस में लोगों से मुलाकात करता हूँ। मोस्टली रोज़ाना वहीं पे मुलाकात होती है। हफ्ते में एक दिन मैं जाता हूँ या बर्मिंघम या मैनचेस्टर। इस हफ्ते इंशाल्लाह मैनचेस्टर का प्रोग्राम है और जुमेरात वाले दिन थर्सडे को मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। अब आते हैं सीधा अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का कुछ प्रोग्राम क्योंकि लेट शुरू हुआ तो मैं सीधा टॉपिक पे जाके और डायरेक्टली उसके ऊपर मैं कुछ टेक्निकल बातें आज करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो अपने अगेन पिछले हफ्ते के एक्सपीरियंस से चूज़ किया। पिछले हफ्ते में मेरे पास दो ऐसे असाइलम के केसेस आए जो कि मुझे देख के एक तरह से अफसोस भी हुआ और एक जोश भी आया, एक नया वलवला भी, एक 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 होता है ना, अंदर से आपको एक स्पिरिट जागती है कि यार ये काम अच्छी तरह से हो सकता है और ये क्यों नहीं हुआ। अब मामला क्या था? असाइलम का मामला, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला। एक खातून अपने खावंद से बहुत तंग आई हुई, मारे खा खा के बेचारी ने कितने साल मारे बर्दाश्त की, बच्चों ने भी मारे बर्दाश्त की, सारा कुछ किया और वो उस पोजीशन पे आ गई कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस बर्दाश्त के ख़त्म होने पे उसने असाइलम करने की सोची और उसने जाके कोर्ट में असाइलम के लिए, कोर्ट में कह रहा हूँ यूके इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को असाइलम की दरख्वास्त डाली। वो स्टूडेंट वीज़ा डिपेंडेंट की बेस के ऊपर थी। अब उनका जब असाइलम क्लेम वहाँ से शुरू होता है, अब क्या होता है, उनको पहले कहा जाता है कि जी आपको लीगल एड का वकील मिल सकता है, क्या आपको लीगल एड का वकील चाहिए? उन्होंने कहा हाँ जी ले सकते हूँ, ठीक है। उन्होंने लीगल एड का वकील हायर कर लिया। उस वकील ने उनको क्या बताया क्या नहीं बताया वो बिल्कुल एक अलग बात है। मेन चीज़ क्या हुई, उन्होंने जो कुछ जैसे 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 वकील को बताया, वकील ने उसी चीज़ को बिल्कुल उसी तरीके से सामने जाके प्रेजेंट कर दिया। अब एक हल्का अहबाब हमारा वकीलों का ऐसा है जो कहता है कि ये बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलत है? भाई कानून एक चीज़ मांगता है कि आपने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है। आपने रिप्रेजेंट उसको कैसे करना है? जो वो आपको लाके अपनी कहानी पेश करता है, आपने उस कहानी को आगे पेश कर देना। उस हल्का अहबाब से मेरा सवाल ये उठता है कि हुजूर आप ये बताइए, अगर आपके पास एक क्लाइंट आके कहता है कि जी मैं रात को वॉक करता आ रहा था, ऊपर से आसमान से एक स्पेसशिप उतरती है, उस उड़न तश्तरी के अंदर से कुछ अजीब सी मखलूक नमूदार होती है और वो मुझे लेके किसी मरीख पे चली जाती है और वहाँ जाके मेरे ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है और उसके बाद मुझे सुबह वापस छोड़ जाते हैं, तो क्या आप उसका केस इसी तरह प्रेजेंट कर देंगे जाके? नहीं, ऐसा नहीं होता। बात क्या है, आपने क्लाइंट के लिए जो खिदमात उसको पेश करनी है, उन खिदमात का एक बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत मखसूस हिस्सा है वो ये है कि आप कानून को समझते हैं, आप कानून को जानते हैं कि इस कानून के अंदर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब जब एक क्लाइंट अपना केस आपके सामने प्रेजेंट करता है, अब मैं असाइलम को देखता हूँ, असाइलम में क्या चीज़ें हैं, मेरे मुताबिक 3 या 4 मोटे पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, क्या आपका कन्वेंशन रीजन बनता है? कन्वेंशन रीजन का मतलब क्या है? क्या आपको रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन, ये 5 चीजों में से किसी एक या किसी कॉम्बिनेशन की वजह से अपने मुल्क में खतरा है? रेस का क्या मतलब है? आपकी कौमियत क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका फिरका क्या है, आपकी जो पॉलिटिकल ओपिनियन यानी आप एक सियासी जो मालूमात आपकी हैं और जो सियासी आपके ख्यालात हैं वो किस तरफ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, या अगर आपके मजहब को देखा जाए, आपकी मजहब की किस तरफ रवानियत है, आप उसको देखते हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए फैसला करना है कि क्या इनमें से किसी एक चीज़ की वजह से या किसी कॉम्बिनेशन की वजह से आपको खतरा है। अगर तो ऐसी बात है तो दूसरा पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि क्या इन वजूहात की वजह से जो आपको खतरा है वो खतरा ऐसा है कि आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं अपने मुल्क की, वो आपको मदद करने में या तो उससे कासिर हैं या वो मदद करना चाहती नहीं है। अब दोनों चीजों में से एक को आपने प्रूव करना है कि या तो वो आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, या दूसरी चीज है कि अगर वो करना भी चाहें तो आपकी मदद नहीं कर सकती। ये दोनों चीजें आ गई। तीसरा पॉइंट जो बहुत बड़ा आता है वो ये
आपने अपने एरिया में, अपने जहां पे मुल्क के जिस हिस्से में आप रहते हैं, आपने ये प्रूव कर दिया कि जी वहां पे आपको एक तो खतरा है, वो खतरा आपकी इन 5 वजूहात में से किसी एक वजह से है, और आपको अपने मुल्क में, अपने उस मुल्क के हिस्से में कहीं भी प्रोटेक्शन यानी किसी किस्म की आपको वो आपको पुलिस की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, आपको महफूज रखा नहीं जा सकता। तब आपने तीसरी चीज ये प्रूव करनी है कि पूरे मुल्क का कोई और हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहां अगर आप चले जाएं तो आप महफूज रह सकते हैं, क्योंकि जो खतरा है आपका, वो खतरा आपको वहां पे भी फॉलो कर सकता है। अब ये 3 मोटी चीजें हैं। कन्वेंशन रीजन की वजह से खतरा होना, नंबर 2 आपको अपनी अथॉरिटीज मदद नहीं कर सकती, और नंबर 3 कि आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो वहां पे आप महफूज नहीं रह सकते। ये 3 चीजें अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आपका असाइलम क्लेम बन जाता है। अब जब मेरे पास एक क्लाइंट आता है तो मैं इन 3 चीजों को ढूंढता हूं कि जी आपका असाइलम क्लेम बनता है कैसे, अगर आप इन 3 चीजों को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके क्लेम के अंदर ये चीजें नहीं आती तो मैं आपको बताता हूं कि आपका ये असाइलम क्लेम नहीं बन सकता। अब ये जिन खातून की मैं बात कर रहा हूं अब वहां पे वो खातून शादीशुदा हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं, उनको घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया बहुत साल, और वो उस चीज को बर्दाश्त भी करती हैं, और पुलिस के भी बीच में बयानात हाजिर हैं, बीच में उनका मेडिकल एविडेंस हाजिर है, बीच में हर तरह की चीजें मौजूद है जिनसे पता चलता है कि हाँ वाकई इस बेचारी ने बहुत एक मुश्किल वक्त गुजारा है। अब जब आप कन्वेंशन रीजन को देखते हैं तो ये सीधा सीधा एक शाह इस्लाम केस था, उसके अंदर आता है। उसके बाद SNHM एक और केस था, उसके अंदर भी ये चीज आती है, जिसके अंदर बात ये कही गई है कि ये खवातीन जो, अब ये खासतौर पर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये खवातीन जो पाकिस्तान से हैं जिनको घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ये एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का हिस्सा है। वो सोशल ग्रुप की जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर हम इसको आर्ग्यू कर सकते हैं और केस को आगे लेके चल सकते हैं। अब वो जो वकील साहब जो इनको लीगल एड पे मिले, उन्होंने इनकी कहानी सुननी शुरू की। उन्होंने इतना गवारा नहीं किया कि इनको मालूम होना चाहिए था कि कानून की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि भाई पूरी कानून की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सवालात तो पूछें। ये तो पूछे कि कहीं आप पुलिस के पास गई, ये तो पूछे कहीं आपने मदद हासिल करने की कोशिश की, ये तो पूछे कि आपके पास कोई और एविडेंस मौजूद है कि नहीं, ये तो पूछे कि मुल्क के किसी और हिस्से में जाके आपने रहने की कोशिश की और क्या आप उसमें कामयाब हुई कि नहीं। उनसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। उन्होंने बैठ के वकील साहब के सामने जब बात अपनी बतानी शुरू की तो वकील साहब के जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा, हाँ जी बताइए क्या हुआ आपके साथ। उन्होंने आराम से लिखना शुरू कर दिया, मेरे साथ ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उस तरह लिख के उन्होंने छापा मार के आराम से ट्रांसलेशन करके उसको भेज दिया। जबकि मेरा काम ये कहता है कि आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछें जो कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की इस केस के लिए। अगर वो पूरी नहीं की तो आप किस बेस पे असाइलम क्लेम करने जा रहे हैं उनके लिए, वो तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनती। लेकिन खैर अफसोस इस चीज का कि इस केस में ये सारा कुछ हुआ, असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया, उसके बाद वो अपील के अंदर गए, अपील में भी उनके कोर्ट के केस के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई। मेरे पास जब वो आई हैं तो मेरे पास वो मामला अपर ट्राइब्यूनल में जाने के लिए आया और वहां पे हमने वो उनके ग्राउंड्स बनाने की कोशिश की। अब हम फाइट कर रहे हैं उसके लिए, कुछ बनता है नहीं बनता वो दूर की बात है। अब हो सकता है हमें आगे फ्रेश क्लेम में जाना पड़े और फिर बात को लेके चले। लेकिन आज मैं असाइलम का केस, और दूसरा केस भी इससे बहुत मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता केस था। अब मैं ये दोनों केसेस देख के मैंने आज सोचा था कि मैं बात इसके ऊपर जरूर करूंगा। वो इसलिए अभी भी लोग समझते हैं कि जी असाइलम हुआ करते थे एक जमाने में, अब नहीं होते। बिल्कुल गलत बात है। हमारे अभी भी स्टेटस लग कर आ रहे हैं, रेफ्यूजी स्टेटस लग कर आ रहे हैं और लोगों के भी लग कर आ रहे हैं। अगर आप केस को सही तरीके से उसकी नौइयत के मुताबिक तैयार करेंगे तो आपके जीतने का पूरा पूरा उसमें इम्कान बनता है। अगर आपने एक वो छापा मार के कि जी एक आज से 7-8 साल पहले किसी का केस सुना था और उसी के ऊपर हम वही फैक्ट्स बना के वही सारी चीजें करके उसको वही स्टेटमेंट्स बना के आगे भेज देंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। आप हर एक इंसान को उसके मुताबिक देखें, कानून को समझें, कानून जो कहता है उस कानून के मुताबिक आप जाके उनको रिप्रेजेंट करें। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। असाइलम केसेस के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी भी असाइलम केसेस होते हैं। अगर आप वाकई एक तशद्दुद का शिकार है, अगर वाकई आपको खतरा है, अगर वाकई आप समझते हैं कि आप अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते और आपकी खतरे की वजूहात ऐसी हैं कि जो आपको पूरे मुल्क में ढूंढ सकती हैं, तो आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का एहसास करना कि जो लोग उस खौफ में और खौफ व हरास में बैठे हुए हैं, डरे बैठे हैं कि जी पता नहीं वापस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस चुप करके बैठे रहो। यहां पे लोग कहते हैं जी असालम नहीं होगा, उनको असालम करना चाहिए, ताकि अगर उनको रेफ्यूजी के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो बजाय ऐसे कि वो सालों साल इलीगल छुप के उल्टे सीधे काम करते गुजारते रहें, वो बड़ी इज्जत के साथ रेफ्यूजी स्टेटस लेके अपनी जिंदगी बहाल कर सकते। ये चीज जरूरी थी आज के एक टॉपिक के तौर पे बात करना। मैंने सोचा कि इसके मुताल्लिक अगर सवाल आए इस प्रोग्राम के अंदर तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब मुझे पता नहीं अगले सवाल हमारे क्या होंगे। पहला सवाल लेते हैं जी। हेलो जनाब। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये कि पिछले दिनों में सुन रहा था एक प्रोग्राम, तो उसमें एक वकील साहब बता रहे थे कि अब आयरलैंड में अगर बंदा कोई विजिटर आए तो वो लीगली विजिट यूके का कर सकता है। तो मेरा सवाल ये था कि अगर कोई बंदा उधर आए, मतलब वर्क परमिट पर आए, तो क्या वो यहाँ आकर काम कर सकता है या नहीं। और दूसरा सवाल यह है कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन लीव है, वो 6 साल पूरे हो रहे हैं इंशाल्लाह मार्च में। तो मैंने अप्लाई करना है, तो मुझे पूछना था कि मुझे वो 6 ईयर के एविडेंस देना पड़ेंगे या खाली आखिरी 3 साल के, और साथ क्या क्या लगाना पड़ेगा प्लीज। ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। जो पहला आपका सवाल है कि जी आयरलैंड में अगर कोई आता है और विजिट के ऊपर, तो क्या वो यहाँ पे लीगली आ सकता है, और अगर वो वर्क परमिट पे वहाँ काम कर रहा है तो क्या वो यहाँ आके काम कर सकता है। हुजूर ऐसी बात मेरे नॉलेज में तो नहीं है, और अगर कोई यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ मेरे आने से कोई अभी से कोई 10 मिनट 15 मिनट पहले तक कुछ तब्दीली नहीं आई, तो फिर जो मैं समझ रहा हूँ वो सही होगा। आयरलैंड की जब हम बात करते हैं, आयरलैंड आप नॉर्दर्न आयरलैंड की भी बात कर सकते हैं और आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात कर सकते हैं। यूके का जो एक मजमूए जो यूके कंप्लीट बनता है वो किस चीज से बनता है? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चार आप मिला के यूनाइटेड किंगडम को बनाते हैं। अब इसके बाद ये नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया, जो आयरलैंड का ऊपर का हिस्सा है। उसके नीचे वाला जो हिस्सा जहां डबलिन आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, बेलफास्ट वाला। नॉर्दर्न आयरलैंड से नीचे जब आप आते हैं, आप रिपब्लिक आयरलैंड की बात करते हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, उसको आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे देखते हैं। वो यूके का हिस्सा नहीं है। उसके अपने कवानीन हैं, उसकी अपनी पुलिस है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है, उसके अपने इमिग्रेशन रूल्स हैं, उसके अपने इमिग्रेशन एनफोर्समेंट है। ये जरूर था कि कुछ अर्सा पहले तक वहां पे जो मूवमेंट थी बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरलैंड, उसके अंदर कोई खास स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। आप आराम से आते जाते थे, कोई आपको पूछता नहीं था, कोई मसला नहीं होता था। फिर वो जो हमारी एक देसी बात होती है कि जी बस एक चीज चली तो चल के उसके पीछे मारना, इतना पीटना शुरू कर दो कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए। फिर क्या हुआ, लोगों को खबर मिलनी शुरू हुई, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि जी वहां पे तो बड़े आराम से आप जा सकते हैं, वहां जाके शादियां भी हो जाती हैं, वहां जाके ये हो जाता है, वो तो जो सारे गैर कानूनी काम यहां पे हो रहे थे वो जाके वहां पे करने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा अब ये निकला कि वहां पे भी बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है। अब जो कानून की बात आती है, अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड में आ रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, तो फिर तो आप पूरे यूके में कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको फिरने टुरने में कोई मसला नहीं है। अगर आप वर्क परमिट के ऊपर, ये याद रखिए, वर्क परमिट आपका एक एम्प्लॉयर से रिलेटेड होता है। अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड में आके एक एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, तो आप पूरे यूके में, बाकी यूके में कहीं और जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस एम्प्लॉयर के अंदर काम करते हैं। अगर तो आपका मकसद था आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बारे में बात करने का, तो हरगिज कानून ये नहीं कहता कि आप वहां पर आए, अगर विजिट के ऊपर आए या आप वहां पे वर्क परमिट के ऊपर आते हैं, तो आप यूके में भी आ सकते हैं, इधर भी फिर सकते हैं, और यहाँ पे भी आके लीगली काम कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज अगर आपको आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का वीज़ा मिलता है तो वो वहीं का विजिट वीज़ा है। अगर आप वहाँ से चुपके किसी लॉरी में, किसी फेरी में बैठ के, किसी जहाज़ से बैठ के आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं यूके, और यहाँ पर आके आप कहते हैं कि जी मैं तो लीगल हूँ क्योंकि मैं आयरलैंड के थ्रू आया था, तो वो लीगल नहीं है। अब बॉर्डर कंट्रोल होने ना होने का मतलब ये नहीं है, या बॉर्डर चेक पोस्ट खुली होने का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर कंट्रोल नहीं है। आपको वो चीज प्रूव करनी पड़ती है। आपके सवाल का जवाब सिंपली ये है कि अगर आप आयरलैंड में आते हैं वर्क परमिट के ऊपर, तो आप आयरलैंड में ही काम कर सकते हैं, उसी एम्प्लॉयर के लिए जिसके लिए आप आ रहे हैं। ये नहीं कि आप पूरे यूके में कहीं पे भी जाके काम धंधा शुरू कर सके। दूसरा सवाल आपका था कि जी 6 साल आपके कंप्लीट होने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर, उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या पूरे 6 साल के डॉक्यूमेंट्स चाहिए या 3 साल के चाहिए। आपने जब पहले 3 साल गुजारे, उन 3 साल के बाद उन 3 साल का आपने एविडेंस लगाया, तो आपको एक्चुअली एक्सटेंशन मिली। अब आपने जब टाइम अप्लाई करना है, अपना इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करनी है, तो आपको अपने जो लास्ट 3 ईयर्स थे उसके ही डॉक्यूमेंटेशन लगानी है।
वो लगाइए। उनके पास बाकी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है आपका 6 साल का, यानी उससे पहले 3 साल का। सो अपने लास्ट 3 ईयर्स का आप रिकॉर्ड लगाइए, जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि जी मैं अभी भी काम कर रहा हूं, मैंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, मेरी कोई फैमिली लाइफ थी तो वो अभी भी चल रही है, मेरे बच्चे थे तो वो अभी भी चल रहे हैं, मेरा सारा कुछ जिस तरह पहले था, जिसकी बेस पे मुझे स्टेटस मिला, वो अभी भी चीज़ चल रही। अगर तो वो सब कुछ आपका उसी तरह से है तो इंशाल्लाह आपको इंडेफिनेटली भी मिल जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हर केस के डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं जी, कोई भी स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं होती है। अपनी स्टैंडर्ड चीज़ों में क्या होता है, आपने अपने पासपोर्ट लगाने, अपनी तस्वीरें लगानी, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगानी, अपने बिल्स वगैरह लगाने, अपनी पे स्लिप्स लगानी, अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लगाने, ये तो जनरल चीज़ें होती हैं। फिर आपके केस से मखसूस जो चीज़ें होती हैं वो आप फिर अपने वकील के साथ बैठ के मशवरा करते हैं और फिर आपको पता करना चाहिए। जनरल चीज़ों पर कभी मत जाइएगा। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है प्लीज, वो बताइए। मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है होम ऑफिस में और मुझे नेक्स्ट मंथ जो है वो 10 साल होने वाले हैं। और जब मैं आया था इस कंट्री में और मुझे वो जो एंट्री की होती है ना स्टैंप, वो ज़ाहिर है मेरे पासपोर्ट उनके पास है, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है और कुछ वीज़ों का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मेरी एप्लीकेशन और पासपोर्ट उनके पास है। तो वो मैं सेम डे में जाना चाह रहा हूँ, तो वो अगर मेरे पास नहीं है तो आया कि मैं जा सकता हूँ, वो अपने रिकॉर्ड में देख सकते हैं या मुझे और दूसरा ये है कि मैंने जब पहले एक्सटेंशन करवाता था, कभी मैंने B2 किया हुआ है और कुछ, तो अभी ज़ाहिर है वो चेंज किया, तो अभी मैंने B1 किया है जो अभी इंडेफिनेट के लिए होता है, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है वो। लेकिन मैंने पहले B2 किया हुआ है, तो अभी B1 करने से कोई तो नहीं है कि अभी भी मुझे B2 ही करना होगा ILR के लिए भी। और मेरे पास वो सारा ट्रेवल हिस्ट्री और सारे वीडियो का रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं है, कुछ है। और इसकी अगर जो मेरे पास जितना रिकॉर्ड है वो मैं लेके जाता हूँ सेम डे में, तो आया कि वो ठीक है। और ये B1 का प्लीज। ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। पहला सवाल जो आपने 2 दफ़ा रिपीट किया, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। पहला सवाल आपका सिंपली ये कि आप 10 साल कंप्लीट करने वाले हैं अगले महीने। आपको फिक्र ये है कि आपकी एप्लीकेशन अभी ऑलरेडी गई हुई है, पेंडिंग है, पासपोर्ट्स आपके उनके पास मौजूद हैं। सो आप वो जो आपके सेक्शन होता है जो आपके एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे आपने यूके से एब्सेंसेस जो रही हैं उनका जिक्र करना होता है, आपके लिए वो सारी डिटेल आपके पास मौजूद नहीं है। सो आपको फिक्र यह है कि जो तो आपको पता है वो तो आप लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें क्या आप उधर सेम डे सर्विस में जाके उनसे कह सकते हैं कि नहीं। आप ये ज़रूर कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है वो तो आप उसके अंदर लिख दीजिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है उसके लिए अगर आपके पास एग्जैक्ट डेट्स नहीं भी हैं, रफ डेट्स दे दीजिए, ठीक है। अगर आप गए थे अप्रैल 2009 में और आप वापस आए मई 2009 में, तो आप वहां पे लिख दीजिए अप्रैल टू मई 2009 रफली कितने दिन थे, और आगे उसमें ब्रैकेट्स में लिख दीजिए कि नॉट सर्टेन अबाउट डेट्स, प्लीज चेक पासपोर्ट फॉर डिटेल्स। सीधी सी बात है। दूसरा सवाल आपका कि जी आप B1 टेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं है। B2 आपने पहले किया हुआ है, B1 आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो अगर B2 आपका है तो ऑब्वियसली आप B1 से ऊपर जा चुके हैं क्योंकि B2 उससे अगला लेवल है। सो मेरा नहीं ख्याल कि आपको नया टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये चीज जरूर चेक कर लीजिए कि आपका टेस्ट कौन से टेस्ट प्रोवाइडर से है, क्योंकि जो नवंबर से उन्होंने चेंजेस किए हैं उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि टेस्ट प्रोवाइडर आपका एक खास मखसूस किस्म का होना चाहिए। वो मेरा ख्याल है ट्रिनिटी वालों को दिया है उन्होंने। सो वो चेक कर लीजिए, अगर तो आपका टेस्ट प्रोवाइडर वही है देन दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो फिर ट्रिनिटी से जाके या जो भी टेस्ट प्रोवाइडर आपके लिए अप्लीकेबल बनता है आप वहाँ से जाके अपना टेस्ट जरूर कर लीजिए। बिकॉज अगर आपने पुराना टेस्ट लगा के अप्लाई कर दिया तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाए। और होम ऑफिस का आपको पता है, अगर वो कहते हैं कि जी लेफ्ट फुट फर्स्ट राइट फुट सेकेंड, और आप पहले राइट फुट डाल देते हैं और फिर लेफ्ट डालते हैं, पहुंचे आप वहीं पे, किया आपने वही सब कुछ जो आपने नॉर्मली करना था, लेकिन क्योंकि उस तरीके से नहीं किया जो होम ऑफिस ने कहा तो आपको रिफ्यूज कर सकते हैं। सो बेहतर है कि आप उसको सही तरीके से कर लीजिए, जो इमिग्रेशन रूल्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको कीजिएगा ताकि आपको कोई इश्यू ना बने इसके अंदर। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी हेलो। हाँ, हमने ह्यूमन राइट्स का केस डाला था जून में, जिसकी डेट अभी तक आई नहीं है कोर्ट की हियरिंग की। तो आपके जवान के हिसाब से कभी तक आएगी डेट करके? आप कहती हैं आपने जून में ह्यूमन राइट्स का केस डाला था, क्या अपील की थी? जी, अपील में डाला था ह्यूमन राइट्स के अच्छा 7 साल अच्छा के अच्छा बच्चों के अच्छा, ऊपर। ओके। और अभी तक आपको डेट नहीं आई है? अभी तक डेट नहीं आई है। हाँ। ओके, और कोई सवाल आपका? और सवाल ये है कि आप हमेशा आपके शो में बोलते हो कि ग्राउंड्स जब भी प्रिपेयर करो तो बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स के बच्चों के बेस में क्या क्या ग्राउंड्स होना चाहिए कि आप प्लीज हमें डिटेल में बता सकते हो?
ओह माय गॉड मैडम जी, मुझसे ऐसा सवाल तो ना पूछे जो मैं यहाँ पे बैठ के आधा घंटा भी बोलता रहूंगा तो मुझसे मैं उसे कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। बात सुने, जो आपकी ग्राउंड्स की बात होती है, ग्राउंड्स में इतना याद रखें, आपकी केस से रिलेटेड जो जो ग्राउंड बनता है, चाहे वो आपका एक पैराग्राफ के अंदर हो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत डिटेल्ड होने चाहिए, मैं कहता हूं सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। सॉलिड ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि आपने 10 सफ़े भरे हुए हैं। सॉलिड ग्राउंड का मतलब है कि अगर आपने एक पैराग्राफ पे लिखा है तो उसमें आपने काम की बात की है। अब मेरा ग्राउंड नंबर 1 अगर ये कहता है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स डिसीजन इज रॉन्ग इन लॉ because this child has spent more than 7 years in the UK, is still under the age of 18 and it would be unreasonable to remove that child. अब ये आपने एक ग्राउंड बना तो दिया, ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन एक ग्राउंड सॉलिड है ना आपका। अब आप अगला अगर ग्राउंड बनाते हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि जी द मेन एप्लीकेंट, जो फादर हो सकता है या मदर हो सकते हैं, उनको रहते हुए यहाँ पे 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, और उनको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आएंगी परसुएंट टू पैराग्राफ 276 ADE 6। अब आपने ग्राउंड सॉलिड बना दिया। मैं ये नहीं कहता कि सफ़ों पे सफ़े भरते जाएं वहां पे, क्योंकि उसकी सेंस नहीं बनती है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि जो बात करनी है उसको एक बिल्कुल सही हकीकत के तौर पे, टेक्निकलिटी के तौर पे, कंप्लीट सेंटेंस के अंदर, कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर, आपके ग्राउंड्स के अंदर उसको होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ 4 पैराग्राफ्स डाल दिए, एक पेज के ऊपर आपके 4 पैराग्राफ्स आ गए, लेकिन वो 4 पैराग्राफ्स 4 डिफरेंट बातें कर रहे हैं, 4 डिफरेंट कवानीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 4 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स की ग्राउंड बना रहे हैं आपके लिए, तो फिर बात बनती है ना कोर्ट में जाने की। फिर आप जाके वहां पे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक पॉइंट पकड़ा, बच्चे वाला फॉर एग्जाम्पल, और उसको लेकर 3 सफ़ों के ऊपर आप उसको लपेटते रहे और कुछ भी नहीं डाला, तो वो ग्राउंड अगर आपका फेल होता है तो और आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है। अब अगर आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी एंड मैं पैराग्राफ 276 ADE 6 के बारे में बात करना चाहता हूं, तो वहां होम ऑफिस का वकील खड़ा होकर कह सकता है कि आपने अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर पैराग्राफ 276 ADE 6 का जिक्र नहीं किया। अब आप कैसे कर सकते हैं? यू नीड परमिशन फर्स्ट। ये पॉइंट होता है उसमें, ठीक है जी। सो वो इतने लंबा डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती। दूसरा जो आपका सवाल था वो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था कि आपने अपील की हुई है, अभी तक आपको डेट नहीं आई है। आजकल कोर्ट्स के अंदर बहुत डिलेज हो रही हैं, डेट्स आने में बहुत डिलेज हो रही हैं। वो इसलिए कि जजेस बहुत कम हैं, काम उनसे ज़्यादा है। मेरा ख्याल है ये जो कुछ कट्स वगैरह की तरफ से शायद कुछ इफेक्ट हो रहा हो, या शायद बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया, जो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि अपील राइट्स कम से कम कर दिए गए हैं, तो फिर काम तो कम नहीं हुआ, मतलब काम तो बढ़ा नहीं है, काम तो कम ही हुआ होगा। मेरा ख्याल है जजेस के नंबर भी, जजेस की तादाद बहुत कम कर दी गई है, शायद इस वजह से कुछ डिले हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि, मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिलेज कोर्ट्स की तरफ से हो रही हैं डेट्स आने में। कई ऐसे केसेस हैं इनको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं, अभी तक उनको कोर्ट की तारीख नहीं आई है, और वो अभी तक इंतज़ार में हैं कि जी उनको कब डेट मिलेगी कोर्ट में जाने की, क्योंकि कोर्ट का जो अवेलेबल टाइम है वो अभी हमें मालूम नहीं। ठीक है जी। अच्छा, चले, आपका सवाल हो गया, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, हेलो। हाँ जी सर, मैंने आपसे 2 बात करनी है। एक है जो जैसे हमारा इंडियन पासपोर्ट वो एक्सपायर हो गया है, हमारे पास न्यू पासपोर्ट है, तो वो हमें साल ही लगाना पड़ेगा और उसके साथ वो वीजा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, वीजा ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, वीजा आपका एक्सपायर्ड पासपोर्ट है। अच्छा ठीक है, एक सवाल और। दूसरा है जो है ना, जैसे है ना, एक मेरी फ्रेंड है, वो एक यूरोपियन पार्टनर है उसका, उसने एप्लीकेशन डाली है, उसका बायोमेट्रिक हो गई, 3 मंथ हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं है। वो कितना टाइम लगेगा? ओके, उसने यूरोपियन पार्टनर की बेस पे डाली है। ओके, चलें ठीक है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ, ठीक है जी। जाइएगा नहीं, अभी दोबारा मिलते हैं।